Everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is बेंडेबल कॉन्क्रीट। तो हम जानेंगे बेंडेबल कॉन्क्रीट के बारे में। इंजीनियर्स आर डेवलपिंग CO2 इन्फ्यूज कॉन्क्रीट दैट सिक्वेस्टर ग्रीन हाउस गैसेज एंड इज स्ट्रॉन्गर एंड इवन बेंडेबल। जो इंजीनियर है वो डेवलप कर रहे हैं CO2 इन्फ्यूज कॉन्क्रीट को, जो कि सिक्वेस्ट कर सकेंगे ग्रीन हाउस गैसेज को, और ये और ज्यादा मजबूत भी होंगे और साथ साथ बेंडेबल भी होंगे। इन दी USA स्टेट लाइक न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी आर प्रमोटिंग पॉलिसी फॉर यूज ऑफ सच कॉन्क्रीट। और जो आपका USA में स्टेट है जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वहां पे प्रमोट किया जा रहा है पॉलिसी के माध्यम से कि उपयोग किया जाए इस टाइप के कॉन्क्रीट का ही। इश्यू विद कॉन्क्रीट, क्या प्रॉब्लम है कॉन्क्रीट के साथ? सीमेंट प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 7% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है इसके कारण 7% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कॉन्क्रीट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट यूज रिसोर्सेस में से है अर्थ का, जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है 26 बिलियन टन प्रोड्यूस होता है हर एक साल पूरे विश्व में। इसका बहुत ज्यादा हाई कार्बन फुटप्रिंट है। What is bendable concrete? Bendable concrete क्या है? Unlike conventional concrete, bendable concrete can bend under pressure without rupturing. जैसा कि आपका कॉन्वेंशनल कॉन्क्रीट होता है, बेंडेबल कॉन्क्रीट क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, ये बेंड कर सकता है प्रेशर में बिना टूटे हुए। बेंडेबल कॉन्क्रीट मेक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफर, एक्सटेंड इज सर्विस लाइफ एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिसोर्स यूज। अब बेंडेबल कॉन्क्रीट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा सेफर बनाता है, उसके सर्विस लाइफ को बढ़ाता है, रिड्यूस करता है मेंटेनेंस कॉस्ट को और रिसोर्स के यूज को। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये जो इनोवेटिव एग्जांपल है ये इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट में उपयोग किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कन्वेंशनल कॉन्क्रीट और बेंडेबल कॉन्क्रीट में क्या अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक टेक एक्सटेंसिवली फॉर मैनहोल क्लीनिंग। केरला जो है वो बहुत जल्द पहला स्टेट बन जाएगा जो कि उपयोग करेगा रोबोटिक टैक्स का पूरी तरीके से मैनहोल क्लीनिंग के लिए। जानेंगे इसके बारे में कौन सा स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Kerala become the first state in the country to use robotic technology for cleaning all its commission manhole by pressing into service the robotic scavenger Bandicoot in the temple town of Gurwar। जो केरला है वो पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जो कि उपयोग कर रहा है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का क्लीन करने के लिए। इसके सारे ही कमीशन मैनहोल को प्रेस में लाते हुए सर्विस रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट को टेम्पल टाउन में गुरवार के बैंडिकूट रोबोट के बारे में हम जान लें। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक स्कैवेंजर इंडाइजेनियसली मेड बाय केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स। यह वर्ल्ड का पहला रोबोटिक स्कैवेंजर है, इसको इंडाइजेनियसली तैयार किया गया है केरला बेस्ड जेन रोबोटिक के द्वारा। तो ये बैंडिकूट रोबोट के बारे में पता होना चाहिए। इट इज रिसेंटली बैग द केरला प्राइड अवार्ड, अभी हाल ही में इसको केरला प्राइड अवार्ड भी मिला है। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड इन इंडिया। National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem Namaste is an initiative by Ministry of Social Justice and Empowerment and MoHUA। जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 का, इसके अंतर्गत मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया गया भारत में। और नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते जो है ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेट क्राइसिस। तो हम जानेंगे वेट क्राइसिस के बारे में, ऐसा क्यों कहा गया, क्या है, सबको डिटेल्स में समझेंगे। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट आर रिकमेंडिंग एडिशनल इरिगेशन फॉर राबी क्रॉप ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड हीट दिस ईयर। जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि एडिशनल इरिगेशन की आवश्यकता होगी राबी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि जो अनप्रेसिडेंटेड हीट इस साल होने वाला है। इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन वेट प्रोडक्शन, क्या प्रभाव पड़ता है हीट वेव्स का वेट प्रोडक्शन के ऊपर। When the temperature rise above the normal range for wheat, it can reduce photosynthesis, which is essential for plant growth and grain development। जब जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है नॉर्मल रेंज से अधिक वेट के लिए, तो ये कम कर देता है फोटोसिंथेसिस को, जो कि काफी जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए और ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। एक्सेसिव हीट कैन लीड टू क्रॉप डैमेज, और एक्सेसिव हीट क्या है, इसके कारण क्रॉप डैमेज भी हो सकता है। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो डिक्रीज हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल का। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव फार्मर हैव टू इरिगेट द फील्ड सेवरल टाइम, दिस में रिड्यूस द ग्राउंड वाटर लेवल इन द एरियाज। और मिनिमाइज करने के लिए जो इम्पैक्ट है हीट वेव्स का, फार्मर जो है उनको इरिगेट करना पड़ता है फील्ड को बहुत बार। इसके कारण क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उस एरिया का वो काफी कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड कैन डिस्ट्रॉय वेट क्रॉप इफ द सॉइल इज वेट, और स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है वेट क्रॉप को अगर सॉइल वेट होता है तो। इंक्रीज पेस्ट अटैक, जो पेस्ट का अटैक है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पेस्ट लाइक एफिड एंड थ्रिप्स थ्राइव इन वार्म एंड ड्राई वेदर, जैसे कि पेस्ट हो गया आपका एफिड या थ्रिप्स, ये थ्राइव करता है वार्म और ड्राई वेदर पर। इस कारण क्या होता है, इनका अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्रॉप्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख के समझ सकेंगे वेट के बारे में सारे फैक्ट को।
So early arrival of summer this year in India are threatening the growth of crops like wheat, vegetables and pulses. जो अर्ली अराइवल हुआ है समर का इस साल भारत में, इसके कारण खतरा बन गया है क्रॉप्स जैसे कि वेट, वेजिटेबल्स और पल्सेस के लिए. Wheat, second most important cereal crops in India after rice and stable food crops in north and northwestern part of country. जो वेट है आपका ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है भारत का राइस के बाद, और स्टेबल फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिए कंट्री के. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इट इज ए राबी क्रॉप दैट रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस सोइंग टाइम एंड 21 to 26 डिग्री सेल्सियस राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग विद ब्राइट सनलाइट. राबी क्रॉप के लिए जो है आपको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का सोइंग के समय पे, और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए राइपनिंग से हार्वेस्टिंग के समय पे, और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए. रेनफॉल जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. सॉइल टाइप की अगर हम बात करें तो वेल ड्रेन, फर्टाइल, लोमी एंड क्लेई सॉइल, गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन आर सुटेबल फॉर इट. जो वेल ड्रेन, फर्टाइल, लोमी और क्लेई लोमी सॉइल है गंगा सतलज प्लेन का या ब्लैक सॉइल रीजन जो है डेक्कन का, वो सुटेबल है इसके लिए. टॉप वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन कौन से है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए. तो सबसे ज्यादा वेट प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब, देन हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात. ये रीअरेंज करने भी आ सकता है, तो ये आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए. India is the second largest producer of wheat after China, with a share of around 13.5% of world total production. However, India accounts for even less than 1% in world wheat exports. Russia is the world largest exporter of wheat. इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का चाइना के बाद. इसका जो शेयर है वो 13.5% है वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का. लेकिन इंडिया जो है लेस देन 1% ही वर्ल्ड के व्हीट को एक्सपोर्ट करता है. रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिसर्चर ग्रो इलेक्ट्रोड इन लिविंग टिश्यू ऑफ जेब्रा फिश. रिसर्चर ने ग्रो किया है इलेक्ट्रोड को लिविंग टिश्यू में जेब्रा फिश के. जानेंगे इसके बारे में. रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम हैव यूज्ड द बॉडी ऑन केमिस्ट्री टू डेवलप इलेक्ट्रोड इन द टिश्यू ऑफ जेब्रा फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश. रिसर्चर ने पहली बार उपयोग किया है बॉडी के खुद के केमिस्ट्री का डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोड को टिश्यू में जेब्रा फिश के, जो कि आपका एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है. They use the body sugar of the fish to transform an injectable gel into a flexible electrode while causing no damage to the tissue of the organism. उन्होंने उपयोग किया है बॉडी के शुगर का फिश का, ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके इंजेक्टेबल जेल को एक फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड में, ताकि कोई डैमेज ना हो टिश्यू को, ऑर्गेनिज्म का. The gel is built from a mixture of chemical and enzyme which are inactive. Interaction with body sugar such as lactose and glucose induce them to become electrically conductive. और जो जेल है इसको बिल्ड किया गया है, इसमें मिक्सचर है केमिकल और एंजाइम का जो कि इनएक्टिव होता है, लेकिन जब ये इंटरेक्ट करता है बॉडी के शुगर जैसे कि लैक्टोज या ग्लूकोज के साथ, जो कि इंड्यूस करता है उसको इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाता है. पॉसिबल बेनिफिट इसका क्या होगा? इफ सक्सेसफुल इन फ्यूचर टेस्ट द जेल कुड वन डे रिप्लेस कन्वेंशनल मटेरियल दैट हेल्प रिस्टोर ब्रेन, आई, ईयर, स्पाइनल कॉर्ड, nerve and muscle function. It could also help treat Parkinson disease, epilepsy, dystonia, a movement disorder and depression. और अगर सक्सेसफुल ये टेस्ट हो जाता है फ्यूचर में, तो जो ये जेल है ये एक दिन रिप्लेस कर देगा जो कन्वेंशनल मटेरियल है, जो मदद करता है रिस्टोर करने में ब्रेन को, आई को, ईयर को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व को, मसल फंक्शन को, और ये मदद कर सकेगा ट्रीट करने में पार्किंसन डिजीज को, एपिलेप्सी को, डायस्टोनिया को जो कि एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, और डिप्रेशन को. The gel was also tested in leeches and muscle tissue of cow, pigs and chicken, showing encouraging results. और ये जो जेल है इसको टेस्ट किया गया है लीचेस में, मसल टिश्यू में, काउ के, पिग्स के, चिकन के, जिसमें देखा गया है इंकरेजिंग रिजल्ट को. दिस फाइंडिंग पेव द वे फॉर क्रिएटिंग सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक इन वेरियस बायोलॉजिकल टिश्यू एंड इन्वायरमेंट. और ये जो फाइंडिंग है वो तैयार कर रहा है एक रास्ता को क्रिएट करने के लिए सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक को वेरियस बायोलॉजिकल टिश्यू और इन्वायरमेंट के लिए. जेब्रा फिश के बारे में हम जान लें. The zebra fish is a freshwater fish belonging to the minnow family of the order Cyprinoformes, native to South Asia. It is a popular aquarium fish, frequently sold under the trade name Zebra Danio. It is also found in private pond. तो जेब्रा फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है जो कि बिलोंग करते हैं मिनो फैमिली को. जो ऑर्डर है इसका वो सिप्रोनोफॉर्म्स है. ये नेटिव है साउथ एशिया के. ये पाए जाते हैं पॉपुलर एक्वेरियम फिश के तौर पे. इसको सोल्ड किया जाता है. ट्रेड नेम इसका जो है वो जेब्रा डेनियो है, और ये प्राइवेट पॉन्ड में भी पाई जाती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाइन फेस्टिवल. पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जानेंगे इसके बारे में. Recently, Union Ministry of Port, Shipping and Waterways and Ayush attended the colorful Siang Yunang Festival, which is an important festival of the Adi community at Boleng, Arunachal Pradesh. तो ये जो फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया जाता है, वो किस कम्युनिटी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है और आयुष मिनिस्ट्री ने अटेंड किया है कलरफुल सियांग यूनाइंग फेस्टिवल को, जो कि एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपका आदि कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है बोलेंग, अरुणाचल प्रदेश में.
Vinaying is a spring festival making the beginning of the spring season and the new year of आदि कम्युनिटी। विनाइंग जो है ये स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि मार्क करता है बिगिनिंग को स्प्रिंग सीजन का, न्यू ईयर को आदि कम्युनिटी के लिए। आदि कम्युनिटी का ओरिजिन जो था वो साउथर्न चाइना में हुआ था 16th सेंचुरी पे। इनहेबिटेशन की अगर हम बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली रोइंग एंड डाम्बुक एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो ये कहाँ पे इनहेबिट करते हैं तो जो आपका लोअर पार्ट है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का, स्पेशली रोइंग और दाम्बुक एरिया में अरुणाचल प्रदेश के। ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वेट राइस कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक्सपर्ट इन मेकिंग केन एंड बम्बू आइटम्स। ये डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, वेट राइस कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर। ये एक्सपर्ट है केन और बम्बू आइटम्स में भी। अदर फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है वहां पे सोलुंग आ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वेयर एनिमल सेक्रीफाइस एंड रिचुअल आर परफॉर्म। तो सोलुंग आपका ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जहां पे एनिमल सेक्रीफाइस और रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है। और आरन जो कि एक हंटिंग फेस्टिवल है जहां पे सारे मेल मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो हंटिंग के लिए जाते हैं। ये दो मेन फेस्टिवल है आदि ट्राइब्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती। तो बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती के बारे में हम जानेंगे। For the first time ever, the year-long commemoration of the birth anniversary of the Sant Sevalal Maharaj, the spiritual and religious leader of the Banjara community, is being celebrated by the Ministry of Culture, Government of India. पहली बार हुआ है जो ईयर लॉन्ग कॉम्बरेशन के बाद बर्थ एनिवर्सरी संत सेवालाल महाराज जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर है बंजारा कम्युनिटी के, इसको मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। संत सेवालाल महाराज के बारे में हम जान लें। संत सेवालाल महाराज वॉज बोर्न इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो संत सेवालाल महाराज है, इनका जन्म शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था कर्नाटका के। ही इज कंसिडर्ड ए सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री विथ हिज लेडेनिया ट्रूप्स टू सर्व स्पेशली द फॉरेस्ट ड्वेलर एंड नोमैडिक ट्राइब। इनको माना जाता है कि ये सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल टीचर भी है बंजारा कम्युनिटी के। इन्होंने ट्रेवल किया था अक्रॉस कंट्री में अपने लेडेनिया ट्रूप्स के साथ ताकि वो सर्व कर सके स्पेशली फॉरेस्ट ड्वेलर को और नोमैडिक ट्राइब्स को। Due to his extraordinary knowledge, excellent skill and spiritual background in Ayurveda and naturopathy, he was able to dispel and eradicate myth and superstition prevalent in the tribal community and brought about reforms in their way of life. और इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, एक्सीलेंट स्किल और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के कारण आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे वो डिस्पेल कर पाए थे, इरेडिकेट कर पाए थे जो मिथ और सुपरस्टिशन प्रिवेलेंट था ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में, और रिफॉर्म लाया था इन्होंने उनके जीने के तरीके पे। बंजारा कम्युनिटी के बारे में भी हम जान ले। बंजारा इज ए नोमैडिक ट्राइब ऑफ इंडिया एंड वाज द वाइटल सप्लाई चेन ऑफ 4 विलेज। बंजारा जो है ये नोमैडिक ट्राइब है भारत का और ये वाइटल सप्लाई चेन है विलेज के। 1871 में बंजारा और बहुत सारे अदर ट्राइब जो थे वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में लाए गए थे। ये जो कम्युनिटी है इनको डिनोटिफाई किया गया था 1950 पे, लेकिन लिस्ट किया गया था हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 पे। जो इनका रूट है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। बंजारा जो है वो बहुत सारे स्टेट में है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लामडा व लामडी नाम से आंध्र प्रदेश में, लामबनी नाम से कर्नाटका में, ग्वार व ग्वारिया नाम से राजस्थान में। ये इनको लिस्ट किया गया है अलग अलग स्टेट के द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, विमुक्त जाति या डिनोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर जियो इंजीनियरिंग। तो हम जानेंगे सोलर जियो इंजीनियरिंग के बारे में। सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसको कि हम सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, ये इन्वॉल्व करता है कूल करने को अर्थ को, रेडिएटिंग एब्जॉर्ब सनलाइट बैक इनटू स्पेस के माध्यम से। क्या टाइप है सोलर जियो इंजीनियरिंग का, तो 2 टाइप है। पहला आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन और दूसरा आपका मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग। दोनों के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI ये इंक्लूड करता है कि इसमें स्प्रे किया जाता है लार्ज क्वांटिटी टाइनी पार्टिकल्स का, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का, अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर पे ताकि वो रिफ्लेक्ट करे सनलाइट को। जो कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन का, इसको डिराइव किया गया है सल्फर क्लाउड जो कि रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान, उसी से। मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग जो है ये प्रपोज किया जाता है कि इसमें स्प्रे किया जाता है सी सॉल्ट को लो लाइंग क्लाउड के ऊपर ताकि वो इंक्रीज कर दे उनके ब्राइटनेस को, और जो एबिलिटी होता है रिफ्लेक्ट करने का सनलाइट को ये बढ़ जाता है उससे। वाई इज इट कॉन्ट्रोवर्शियल, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है फिर? SAI जो है ये पार्टिकुलरली कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इफेक्ट होता है एरोसोल्स का ये वियर ऑफ होता है कुछ समय के बाद, जिसके कारण नेट हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। और यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट का अगर हम माने तो जो सोलर जियो इंजीनियरिंग है ये मॉरल हजार्ड भी क्रिएट करता है, जो
एफर्ट है एमिशन रिडक्शन को लेके, ये नहीं एड्रेस करेगा जो मेन प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, यानी जो मेन प्रॉब्लम है उसे टैकल करने की आवश्यकता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे काम करता है कि किस तरीके से सोलर जियो इंजीनियरिंग जो है वो कूल करता है अर्थ को। ये आपका मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग हो गया, यहाँ आपका स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर हो गया, ये आपका ट्रोपोस्फीयर का लेयर हो गया, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन होता है। तो कौन सा किस लेयर पे होता है आपको ये भी पता चल गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.